हरे भरे खेतों में ससुराल। पिंकी, ठीक 12 बजे वही पेटू के ढाबे में मिला। पहले आराम से छोले भटूरे खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। क्या बात है भाई, छोले भटूरे शॉपिंग, ये तो ही बोल रही है ना? हाँ भाई, मैं ही बोल रही हूँ। इतना भी घबराने जैसी क्या बात है? तू बोल रही है, यही तो घबराने की बात है। तो कब से शॉपिंग करने के लिए बाजार जाने लगी और इसके साथ छोले भटूरे भी खिलाएगी? तेरे ससुर जी को पता चल गया ना तो क्या हाल करेंगे तेरा? मुझे तो लगता है ससुराल से बाहर कर देंगे। अरे तू छोड़ना ससुर जी को, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ दे। तो ये ससुर विशंबरनाथ जी क्या चीज है, उनका इंतजाम मैंने कर दिया है, तू फिक्र मत कर। अरे लेकिन तेरे ससुर जैसे अड़ियल दिमाग के इंसान को कैसे ठिकाने लगाया तूने, ये बता। अरे ठीक है ना, जब मिलूंगी तब बताऊंगी। पहले मिलने के लिए पेटू के ढाबे में तो आ, सारी बातें फोन पर जान लेगी क्या? गरिमा के इतना कहने पर पिंकी कुछ ही देर में तैयार होकर पेटू के ढाबे की ओर निकल जाती है, जहां पर गरिमा सच सवर कर पहले से उसका इंतजार करती दिखाई देती है। तू तो सच में आ गई यार। इसका मतलब तेरे ससुर जी ने वो तुगलकी फरमान वापस ले लिया क्या? अरे लेते कैसे नहीं, तुझे पता नहीं है? उनका पलक गरिमा से पड़ा है, गरिमा से। सही बताऊं तो इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थे हमारे ससुर जी। वो तो मैंने जुगाड़ लगाया, उसके बाद बात बनी। अरे पता ना आखिर क्या किया? चल, अब तू जानना चाह रही है तो मैं तुझे शुरू से पूरी कहानी बताती हूँ। कुछ महीने पहले। अरे धर्मपत्नी जी, सुनती हो? कहाँ हो, जरा बाहर तो निकलो। क्या हो गया जी, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया जो आज ऐसे खुश हुए घूम रहे हो? अब तुम इसे कुबेर का खजाना समझो या जो मन चाहे वो समझो, लेकिन बात तो खुशी की है। हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो केस हम जीत गए। वो पूरा खेत और खेत में जो छोटे ने जबरदस्ती अवैध मकान बना लिया था, वो सब हमारा हो गया। आज साबित हो गया भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई जी आपने। आज के समय में अपने पास जमीन हो, इससे बड़ी पूंजी और कुछ भी नहीं है। बाजार में देख रहे ना कितना मिलावटी सामान बिक रहा है। गेहूं, चीनी, चावल सब में आग लगी है। अपनी जमीन होगी तो हम भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अन्न बो देंगे, कम से कम शुद्ध खाना तो मिलेगा। हाँ भाग्यवान, वो तो ठीक है, लेकिन भाई हमने तो जीवन भर शहर में रहकर नौकरी की। अब ये खेती बाड़ी तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। छोटे ने ही जीवन भर खेतों में हल जोते बुआई की। हमें भी यही सोचकर संतोष था कि चलो परिवार की जमीन है, किसी के तो काम आ रही है। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन उसी के मन में बेईमानी आ जाएगी और वो हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। अरे छोड़िए ना पुरानी बातों को, क्यों मन से लगाते हैं। हमारी जमीन अन्न उगाने के काम ना भी आए तो कल को बुरे वक्त में बच्चों के काम तो आएगी ही। राधा और विशंबर के बीच हुई बातें आई गई हो गई, लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। जमीन का केस जीतने के महीने भर के भीतर ही विशंबरनाथ की पत्नी राधा भगवान को प्यारी हो गई और विशंबरनाथ पत्नी के बिना दुनिया में अकेले रह गए। बाबूजी, महंगाई देख रहे हैं आप, आसमान छू रही है। आटा, चीनी, चावल सबके दाम ऐसे भाग रहे हैं कि थोड़े दिन में तो लग रहा है कि तोले के हिसाब से राशन खरीदना पड़ेगा, और उस पर भी मिलावट ने जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों बेटा, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? बाबूजी, राशन की दुकान पर सामान लेने गया था। अरे पिछले महीने 5,000 में पूरे महीने का राशन आ गया था, इस महीने 8,000 लगे। एक झटके में खर्च 1.5 गुना हो गया और कमाई उसके बढ़ने का तो कोई आसार ही नजर नहीं आता। सेठ से पैसा बढ़ाने की बात करो तो सेठ बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाने लगता है। देख बेटा, मेरी पेंशन के भरोसे आखिर कब तक ये घर चलता रहेगा। बात तो यही सच है कि वाकई महंगाई आसमान छू रही है। अब समझ में आता है तुम्हारी माँ जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी। वैसे भी ये उसकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी पत्नी राधा की अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। इच्छा? कैसी इच्छा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, तेरी माँ की इच्छा थी कि हम लोग गांव वाली जमीन में अपना खुद का अन्न उपजाएं और शुद्ध और ताजा भोजन खाएं। पैसों की भी बचत होगी और ये बाजार की मिलावट से भी बचाव हो जाएगा। कैसी बात करते हैं बाबूजी आप? अरे ऐसी कितनी जमीन है आपके पास कि आप सब कुछ घर में ही उगा लेंगे? चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, बाजार पर निर्भर तो हमें रहना ही पड़ेगा। बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात समझ लो, पत्थर की लकीर है। तुम चाहे नौकरी छोड़ो या करो, लेकिन अब मैं 1 रुपया भी बाहर से राशन खरीदने के लिए इस घर में किसी को नहीं देने वाला। आखिर कब तक रहोगे इस किराए के मकान में? मकान मालिक से बात करके अगले ही महीने मकान खाली करो और खेतों में जो अपना मकान बना हुआ है वहां सामान लेकर चलो।
बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ शहर में अपना घर छोड़कर गांव में क्या करने जाएंगे हम? और वैसे भी रोजगार तो शहर में है, गांव में रहकर क्या मिलेगा हमें? एक बात बता बहू, तेरे इस रमेश को रोजगार की जरूरत क्यों है? ये जो मुट्ठी भर पैसे कमा कर लाता है, उन पैसों से घर का राशन पानी ही तो भरवाते हो ना तुम। अगर वो राशन अपनी जमीन पर हम खुद उगा लेंगे तो तेरे पति की कमाई की भी मुझे जरूरत नहीं है। और तेरे कौन से भी बच्चे हो गए हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत आएगी। बाबूजी तो जिद पकड़कर बैठ गए थे और किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सुनते हैं जी, अब ये क्या नई रट लगा ली है तुम्हारे बाबूजी ने? मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा जी के जाने के बाद ना थोड़ा सा दिमाग चला गया है बाबूजी का। चलिए मान लिया एक बार गेहूं चावल खेतों में उगा लेंगे हम, लेकिन क्या सिर्फ गेहूं चावल से जीवन चल जाएगा? चीनी, तेल, सब्जी, भाजी, फल, फ्रूट, आखिर किस चीज की जरूरत नहीं होती? इतना सब कुछ खेत में उगाने की ना तो हमारे पास जमीन है और ना ही ताकत। क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल तो तुम सामान बांधो, बाबूजी ने जिद पकड़ ली है तो अब वो जाकर ही रहेंगे। कुछ ही दिनों में शहर का अपना किराए का मकान खाली करके विशंबरनाथ अपने बेटे बहू सहित खेतों के मकान में शिफ्ट हो गए थे। बेटा मैं तो सोच सोच के इतना खुश हो रहा हूँ कि हरे भरे खेतों के बीच में अपना मकान होगा। सोचो ठंडी ठंडी हवा आएगी, एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में एसी में सो सोकर सारी हड्डी जोड़ गल गए हमारे तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबूजी आप। एसी तो क्या, इस मकान में पंखा चलाने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाबूजी पंखा, एसी, कूलर सबको चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे खेतों में अभी तक बिजली नहीं आई है। सुनिए जी, मैं इस भूत बंगले में नहीं रहने वाली। आज ही जाकर बिजली का कनेक्शन लगाइए। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? लालटेन में जीवन बिताएंगे क्या अब हम लोग? बेटा बिजली का कनेक्शन की बात करने के लिए रमेश तो बाजार चला गया। तो ऐसा कर, तब तक खेत को तैयार कर, फिर कल बीज मंगवा लेते हैं, तभी तो थोड़े दिनों में फसल खाने लायक होगी। बाबूजी मजदूरों को बुलाकर पूरे खेत की साफ सफाई करवा कर गुड़ाई करवा दी है मैंने। अब आप थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर बीज ले आती हूँ, तभी तो खेत तैयार होगा ना। बहू की बात सुनकर ससुर जी ने अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकाले और बहू के हाथ में रख दिए। हाँ हाँ, ये ले बेटा, गेहूं चावल सबके थोड़े थोड़े बीज ले आना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक ये चावल, गेहूं और टमाटर उगेंगे तब तक क्या हम लोग भूख हड़ताल पर रहने वाले हैं? ऐसा करती हूँ, सबसे पहले घर के लिए थोड़ा राशन खरीद लेती हूँ और बचे हुए पैसों से थोड़े बहुत बीज खरीद लूंगी। जो होगा बाद में देखा जाएगा। गरिमा बाबूजी के दिए हुए पैसों से थोड़ा थोड़ा राशन खरीद लेती है और थोड़े से बीज लाकर खेतों में डाल देती है। कुछ दिनों तक तो गरिमा के लाए हुए राशन से घर का खर्च चलता रहता है और इधर बीजों में से पौधे निकलने शुरू हो गए थे। कुछ ही दिन बीतने के बाद हरे भरे खेत तैयार हो गए थे। चावल, गेहूं, टमाटर के अलावा एक दो सब्जियां और लगी हुई थी और इतने में ही खेत लगभग भर चुके थे। अगले दिन, बाबूजी घर में सरसों का तेल खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, घर का राशन खरीदने के लिए मैं अब फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। सरसों का तेल खरीदने की जगह सरसों के बीज लेकर आओ और घर में ही सब उगाओ। मुझसे बार बार पैसे खर्च करने के लिए मत कहो। अरे तुम्हारे बाबूजी थोड़ा कम समझते हैं क्या? मुझसे कह रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं देंगे। तुम ही बताओ, अब तेल क्या मैं खेत में उगाऊं? देखो गरिमा, बाबूजी कह रहे हैं कि तेल उगाना होगा, मतलब तुम्हें उगाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आपने भांग चाट रखी है क्या जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कौन से पेड़ में सरसों का तेल लगता है, आप ही बता दीजिए। हमें तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया। तुम ऐसा करो, बाबूजी से पैसे ले लो, उनसे कहो कल तुम्हें थोड़े और बीज लेकर आने हैं, उसके लिए पैसे दे दे। अब से तुम तेल घर में ही उगाओगी। पति के कहे अनुसार गरिमा ससुर जी के पास जाकर सरसों के बीज खरीदने के लिए पैसे मांगती है, जिसे सुनकर ससुर जी खुशी खुशी कुछ पैसे देते हैं। 4 पौधे उगा लो सरसों के, कहना कि यही है तेल का पेड़। खेती के बारे में कुछ जानते नहीं है बाबूजी, देखना मान जाएंगे। वो घर में तेल तो था नहीं, फिर सब्जी कैसे बना रही हो? अरे बाबूजी आप नहीं जानते क्या? ये देखिए, ये मैंने सरसों के 4 पेड़ लगाए हैं। इसी में ना बस रात को बाल्टी रख देते हैं, सुबह तक आधा लीटर तेल भर जाता है। 4 पेड़ है ना, इसी से 2 लीटर तेल निकल आया था, उसी तेल से खाना बन रहा है। क्या बात कर रही हो बहू, इसी पेड़ में से तेल निकलता है? हाँ बाबूजी, तेल तो इसी पेड़ से निकलता है, लेकिन आप उसके सामने मत पड़िएगा। वो क्या है ना, सरसों का पौधा बहुत जल्दी नजर मान जाता है, मुरझा जाएगा तो हमारा कितना नुकसान होगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम्हारे तेल के पेड़ के सामने नहीं पड़ेंगे हम। बाबूजी मैंने सोच लिया, घर में चीनी का भी ना बहुत खर्चा है, अब से मैं चीनी भी घर में ही उगाने वाली हूँ।
आप बस थोड़ा बीज के लिए पैसा दे दीजिए ना, उसके बीज थोड़े महंगे आते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बीज लाने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना है। ये लो, बाजार जाकर 2 किलो चीनी ले आओ। तुम्हारे बाबूजी ने चीनी के बीज के लिए पैसे दिए थे। अब तुम ही सोचो चीनी का पेड़ कैसे उगाओगे। जैसे हमने पेड़ में से तेल निकाला वैसे ही चीनी भी निकालेंगे, टेंशन क्यों लेती हो। घर गृहस्थी जैसे चल रही थी वैसे ही आगे भी चलती रहेगी। पिताजी की बातों का बुरा मत माना करो। एक दिन बाबूजी खेतों में पानी डाल रहे थे, तभी उनकी नजर टमाटर के पौधे पर पड़ती है। अरे बहू इधर आओ जरा, ऐसा कैसे हो सकता है? 2-3 दिन से देख रहे हैं हम इस पौधे में 2-3 बस ये हरे हरे टमाटर दिखाई देते हैं, और तुम तो रोजाना टमाटर वाली सब्जी बना रही हो। भाई जब खेत में अपना टमाटर निकल ही नहीं रहा तो तुम इस्तेमाल कैसे कर रही हो? क्या बाबूजी, आप भी, मैंने आपको बताया था ना, फसल को इस तरह से नजर नहीं लगाई जाती। और ये टमाटर दिन में थोड़ी ना निकलते हैं, रात में निकलते हैं। सुबह 5 बजे उठकर तोड़कर इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। किसी की नजर में आने से पहले ही सब्जी तोड़कर खेत से हटानी होती है। इस 2-3 टमाटर में तो शायद कोई रोग लग गया है जो ये पक नहीं पा रहे हैं। अरे बहू, हमें तो पता ही नहीं था ऐसे रातों रात फसल तैयार हो जाती है और सुबह उठकर उसे तोड़कर इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। बस बाबूजी, आपके आशीर्वाद से हमने अपने घर को ही एक बिजनेस का रूप दे दिया है। आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल सब हम अपने घर में ही तो बना रहे हैं। इससे बड़ा बिजनेस मॉडल और क्या होगा भला। बहू की बात सुनकर ससुर जी को अपने सुझाव पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन ससुर जी सुबह 10 बजे। बहुत दिनों से अपने किसी पुराने दोस्त से नहीं मिला, सोच रहा हूँ चाय की टपरी पर जाकर पुराने यार दोस्तों से मिलाऊं। सीना गर्व से फुलाते हुए विशंबरनाथ जी अपने दोस्तों से मिलने के लिए चाय की टपरी पर पहुंच गए थे, और वहां जाकर वो अपने बिजनेस के मिनी मॉडल के बारे में बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों को बताने लगे। अरे द्वारका प्रसाद जी, आप ये समझ लीजिए 15,000 की नौकरी के लिए मेरा बेटा दिन रात सर खपा रहा था। अब अपनी जमीन में सब कुछ घर में उगा कर रखा है हम लोगों ने। शुद्धता की गारंटी तो है ही, और खर्च की जो बचत हो रही है उसकी तो पूछिए मत। मैं तो कहता हूँ हर किसी को इस तरह अपने जमीनों में मकान बनाकर उसी में उगाना चाहिए। विशंबरनाथ की बातें सुनने के बाद उसका दोस्त द्वारका प्रसाद घर जाकर अपनी बहू को भी विशंबर की बातें बताता है। क्या बात कर रहे हो बाबूजी आप? गरिमा के पति की नौकरी चली गई और उसके पिताजी उन लोगों को गांव में रखकर खेती करवा रहे हैं। आपको सुनने में सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? तब भी गरिमा से बात करती हूँ। सोना गरिमा को फोन लगाती है। अरे गरिमा, क्या वाकई तेरे ससुर जी ने तुम लोगों को खेतों में रखा हुआ है? और तो और तेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई? सहेली की बात सुनकर गरिमा बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या बताऊं यार, किसी तरह अपना समय काट रही हूं। बाबूजी की जिद के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। रमेश को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और हम पाई पाई के लिए बाबूजी पर निर्भर हो गए। तू ये समझ ले, बाबूजी तो अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी निकालने को तैयार नहीं है। बस किसी तरह झूठ सच बोलकर कहानी सुनाकर अपना घर चला रही हूं। लेकिन दिन रात यही चिंता लगी रहती है, आखिर कब तक बाबूजी को ये चीनी बनाने का पौधा, तेल निकलने वाला पेड़, ये सब कहानी सुना सुनाकर पैसा ऐंठती रहूंगी। कोई परमानेंट सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना इस समस्या का। तो तेरे बाबूजी के इतने मूर्ख हैं, उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता चीनी तेल जैसी चीज पेट पर नहीं लगा करती? अरे क्या बताऊं यार, माँ जी के जाने के बाद बाबूजी का मानसिक संतुलन हिल गया है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, बस अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो फिर ठीक है, तेरे बाबूजी को सुधारने का एक आइडिया है मेरे पास। उन्हें उनकी बातों में फंसा देते हैं बस। उसके लिए मुझे अपने पति की मदद लेनी पड़ेगी। सोना का पति अक्षय दाढ़ी मूछ लगाकर विशंबर प्रसाद के खेतों वाले घर पर पहुंचता है। विशंबरनाथ जी बाहर निकलिए, इस मकान की मालिक आप है? हाँ जी हम हैं। क्या बात हो गई, आप भी हमारे खेतों का मॉडल कॉपी करने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, आपके इस खेत का मॉडल कॉपी करने नहीं, बल्कि अपने घर को एक बिजनेस हाउस में बदलने का जुर्माना वसूल करने के लिए आया हूं मैं। आपको पता नहीं है, घरेलू लोगों के लिए इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज सरकार ने बंद कर रखी है। आपने तो अपने घर को ही एक बिजनेस बना लिया। अरे इस तरह से हर आदमी सब कुछ घर में ही उगाने लगेगा तो बाजारों में मंदी छा जाएगी। और अगर आपने ऐसा कुछ किया भी था तो आपको कम से कम सरकार से एक बार परमिशन तो लेनी चाहिए थी। ठीक है भाई, मैं आज ही सरकारी दफ्तर में जाकर अर्जी लगा देता हूँ। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। अब तो आपका ये खेत और मकान सब जब्त होगा और आपको मुआवजे के 1 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे, वरना इस खेत और मकान को किराए पर देकर आप लोग शहर चले जाइए, ताकि जब इंस्पेक्शन टीम यहाँ आए तो उन्हें यहाँ कोई सबूत ना मिले। 1 लाख का नाम सुनकर बाबूजी बड़ा घबरा गए थे। भोले भाले उम्र के मारे बाबूजी ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि खेती करना कब से जुर्म हो गया था। बस वो तो अक्षय की बताई बातों में बह गए थे और उसी दिन कसम खा लेते हैं कि आज के बाद खेत को ससुराल बनाने की जिद छोड़ देंगे।
बस फिर क्या था, विशंबर नाथ जी का पूरा परिवार वापस शहर आ जाता है और बेटा रमेश एक बार फिर से अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। वहीं बहू को भी रोज रोज बहाने बनाकर बाजार से राशन खरीदने की मुसीबत से छुटकारा मिल गया था। हाँ, गांव वाली जमीन में खेती अभी भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस खेती के दम पर उनका घर चलेगा। चावल गेहूं अपनी जमीन में उगाने के बाद सब्जी भाजी और बाकी का सामान वो बाजार से खरीद कर खाने लगे हैं। हे भगवान, शुक्र है सोना का कि उसने दिमाग लगाया, वरना तेरी सारी उम्र तो खेतों में पानी डालते ही डालते बीत जाती। चल जल्दी से अपना भटूरा खा ले, कहानी सुनाने के चक्कर में पूरा ठंडा हो गया है। और इस तरह चालाकी और सूझबूझ का सहारा लेकर बहू गरिमा को हरे भरे खेतों वाले ससुराल से छुटकारा मिल जाता है।